तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ केमिस्ट्री का कुछ पोर्शन, और उसमें केमिस्ट्री के बेहद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनका डिस्कशन मैं आपके साथ अभी करूँगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि थोड़े दिन पहले मैंने आपके साथ काफ़ी सारे मॉडल्स का डिस्कशन किया था। तो उन मॉडल्स पे बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं, उन क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले तविशी, एक बात को कंफर्म कर दो, स्क्रीन पूरी तरह से विजिबल है क्या? तुमको एक्सरसाइज 4.2 नजर आ रही है? यस। तो यहाँ पर बच्चों मैंने आपके साथ डॉबरनियर के लॉ, न्यूलैंड के लॉ, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल, तो इस तरह से मैंने काफ़ी सारी बातें आपके साथ डिस्कस करी थी। अब मैं क्या करूँगा कि कुछ क्वेश्चंस करूँगा ताकि आपकी केमिस्ट्री पहले से कुछ ज़्यादा इंप्रूव हो जाए। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको ध्यान देना पड़ेगा कि हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे वो क्वेश्चन नंबर ए है। तो सबसे पहले हम लोग उसको पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है। उसमें लिखा है, फिल इन द ब्लैंक स्पेसेस बाय चूजिंग द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द गिवन लिस्ट। ओके, तो ये तो क्वेश्चन काफी आसान हो गया, क्योंकि बच्चों जो आपके पास लिस्ट दी है उसी में से ही आपको करेक्ट वर्ड को चुन करके डालना है। तो सबसे पहले बच्चों आपके पास क्या क्या दिया है? 2,8,8,2, ये कोई कॉन्फ़िगरेशन है। 27 गिवन है, 8 गिवन है, 2 गिवन है, न्यूक्लियर गिवन है, ऐसा कुछ गिवन है। तो बच्चों यहां पर लिखा है, द एल शेल ऑफ एन एटम कैन हैव मैक्सिमम ऑफ। तो बच्चों मैं आपको एक बात बताता हूं, जरा उस बात को ध्यान दीजिएगा। जैसे आप ध्यान दीजिए कि आपने कभी एटम तो देखा ही है, तो एटम में अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। और न्यूक्लियस के चारों तरफ बच्चों क्या होती है? शेल्स होती है। बच्चों मॉडर्न लैंग्वेज में इन शेल्स को बेसिकली हम ऑर्बिट्स के नाम से भी जानते हैं। क्या जानते हैं? ऑर्बिट्स के नाम से। तो अभी हम लोग उसको ऑर्बिट्स नहीं, अभी हम लोग इसको शेल ही कहेंगे। और आपको हमें सोच के बताना पड़ेगा कि ये जो न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस को किसने सबसे पहले खोजा था? तो तभी से ये बात तुमसे वो बतानी पड़ेगी कि न्यूक्लियस को डिस्कवर किसने किया था। बताइए भाई। सर, नहीं मालूम। नहीं, दादा सर। हाँ, ये मैंने काफी बार बच्चों आपको बताया है डिस्कशन में कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की है जे जे थॉमसन ने, प्रोटॉन की करी है ई गोल्डस्टीन ने, न्यूट्रॉन की करी है जेम्स चैडविक ने, और न्यूक्लियस की डिस्कवरी बच्चों की है रदरफोर्ड ने। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि भाई न्यूक्लियस की डिस्कवरी जो की है वो रदरफोर्ड ने की है। तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, न्यूक्लियस बच्चों मैंने लिख दिया, और इसके जो रिस्पॉन्सिबल हैं वो है रदरफोर्ड। तो बच्चों आपको एटलीस्ट ये जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि मैंने काफी बार आपको बताया है। और न्यूक्लियस में बच्चों क्या होते हैं? न्यूक्लियस में बच्चों मिलकर के बना होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि भाई न्यूक्लियस में क्या होता है। न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, ये होते हैं बच्चों। बच्चों न्यूट्रॉन पे चार्ज क्या होता है? जीरो होता है। और प्रोटॉन पे चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। इसलिए जीरो और पॉजिटिव को जब हम कंबाइन करते हैं तो हमको न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज नजर आता है। और बच्चों न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं शेल में रिवॉल्व करते रहते हैं। तो बच्चों ये जो पहली वाली शेल है, ये देखिए बच्चों, इसको हम लोग कहते हैं के शेल, इसको शेल कहते हैं एल शेल, और बाहर वाली शेल है एम। तो बच्चों ऐसे के, एल, एम, एन, ये लिखने का ऑर्डर आता है। इसके बाहर भी आप एक शेल बना सकते हैं, उसको आप एन नाम कह सकते हो। अब बच्चों एक बात आपको याद रखनी होगी जब तक आप छोटी क्लासेस की स्टेज में रहते हैं, कि किसी भी शेल में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं वो 2n² होते हैं। तो आप इस बात को लिख लीजिए, मैक्सिमम मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी शेल इज 2n²। तो बच्चों किसी भी शेल में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 2n² होते हैं। तो बच्चों पहली शेल में कितने होंगे? अगर हम के शेल की बात करें, तो बच्चों के शेल का मतलब बच्चों हुआ n = 1। तो जब हम इसमें n = 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और 1 × 2 2 हो जाएगा। तो के शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 आ सकते हैं। के बाद बच्चों एल होता है। एल में क्या होंगे? 2n²। एन कितना है? 2। 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8। तो बच्चों एल शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। उसके बाद हो गया एम। एम यानी कि 2n², और एम का मतलब हो गया n = 3।
तो 3 का स्क्वायर हुआ 9, 9 टू जा कितना हुआ 18। के एल एम एन, एन शेल में भी निकाल लेते हैं बच्चों। तो n बराबर इसमें 4 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर 16, और 16 टू जा 32। तो प्यारे बच्चों आपको ये जरूर पता होनी चाहिए बात, कि जो आपके पास शेल होती है जिसको हम लोग एम शेल कहते हैं, तो एम शेल में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन आते हैं, एल शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो बच्चों इसका क्वेश्चन का जवाब पढ़िए क्या है। ये क्वेश्चन बच्चों हमसे पूछ रहा था, पहला फिल इन द ब्लैंक्स, कह रहा है कि एल शेल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो बच्चों आपको क्या नजर आ रहा है आंसर में, 8 नजर आ रहा है। और देखो बच्चों ऊपर 8 गिवन भी है, तो आप यहां पर ऑप्शन में क्या भरोगे, 8। तो बच्चों मैंने आपको इतनी वैरायटी इसलिए बता दी क्योंकि एग्जाम में चेंज भी कर सकता है, जरूरी नहीं है आपसे एल ही पूछे, ये के भी पूछ सकता है, एम भी पूछ सकता है, एन भी पूछ सकता है। तो आपको याद रखना होगा, यदि के शेल के लिए पूछे तो उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, एल के लिए पूछे तो मैक्सिमम 8 आ सकते हैं, एम में मैक्सिमम 18 आ सकते हैं, और एन में मैक्सिमम 32 आ सकते हैं। तो ये बात बच्चों आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। तविशी समझ में आ गई बात। यस सर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उसमें लिखा है ट्राइटियम, एन आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, हैज न्यूट्रॉन्स इन इट्स न्यूक्लियस। तो बच्चों सबसे पहले इस क्वेश्चन को ये पढ़ के क्लियर होना चाहिए कि भैया आइसोटोप्स क्या होते हैं। अब कई बच्चों को तो आइसोटोप्स ही नहीं पता होगा, तो तविशी तुम बता सकती हो आइसोटोप्स क्या होते हैं। Sir, atoms of the same element with same number of protons but different number of neutrons. हाँ हाँ बिल्कुल सही बताया आपने। द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट ऑफ अस, द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, नोन एज आइसोटोप्स। ये बच्चों इसकी डेफिनेशन है जो आपने एलिमेंट्स के टर्म्स में बोली है, पार्टिकल के टर्म्स में बोली है। तो आप लिख लीजिए बेटे, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर but different mass number, known as known as आइसोटोप्स। क्या कहते हैं बच्चों, आइसोटोप्स। ये बात बच्चों आपको पता होनी चाहिए। चलिए बच्चों, अगर बच्चों आपको इतनी बात की जानकारी है तो अब आपको कुछ और समझना होगा कि भैया हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसके 3 आइसोटोप्स होते हैं। ये देखो बच्चों मैंने हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स बताए हैं। 3 आइसोटोप्स का मतलब बच्चों इनके एटॉमिक नंबर जो होते हैं वो सेम है। जैसे एटॉमिक नंबर इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1, लेकिन बच्चों मास नंबर अलग अलग है। इसका 1 है, ये 2 है, ये 3। तो बच्चों ये रिप्रेजेंटेशन भी समझिए कि भैया रिप्रेजेंटेशन हम कैसे कर रहे हैं। एलिमेंट लिखते हैं, यहाँ पे एटॉमिक नंबर लिखते हैं, और यहाँ पर मास नंबर लिखते हैं। ये बच्चों लिखने का ट्रेंड होता है, इस तरह से लिखा भी जाता है। अब इसको हम छोटा कर देते हैं। तो जो पहला आइसोटोप होता है उसको हम लोग कहते हैं प्रोटियम। क्या कहते हैं, प्रोटियम। ठीक है, प्रोटीन नहीं है, प्रोटियम, प्रोटियम। इसको कहते हैं ड्यूटेरियम, और इसको कहते हैं बच्चों ट्राइटियम। ये होता है। ये बात बच्चों आपको याद रखनी होगी। अब अपने हम क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। ओरिजिनल क्वेश्चन क्या था भाई, ओरिजिनल क्वेश्चन था ट्राइटियम एन आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन गैस हैज डैश न्यूट्रॉन्स इन इट्स न्यूक्लियस। तो बच्चों कहाँ है ट्राइटियम, ये है बच्चों ट्राइटियम। तो ट्राइटियम में क्या है, हमको न्यूट्रॉन्स चाहिए। तो क्या होता है बच्चों, मास नंबर, मास नंबर इज इक्वल टू होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो ट्राइटियम का मास नंबर कितना है, 3 है। प्रोटॉन किसके बराबर होता है, एटॉमिक नंबर के बराबर। तो बच्चों न्यूट्रॉन्स कितने हुए, 3 - 1 विच इज 2। तो बच्चों कितना आसान था। अब मैंने जो आपको थ्योरी बता दी उसको यूज करके आप किसी भी, चाहे ड्यूटेरियम हो, चाहे ट्राइटियम हो, जो प्रोटियम, किसी में भी आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बता सकते हो। तो तविशी ये बता सकती हो कि न्यूट्रॉन्स में, तविशी ध्यान से सुनना, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि हाइड्रोजन में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं। Sir, मतलब प्रोटियम में 0। हाँ, प्रोटियम मतलब हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन में बच्चों नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो 0 होते हैं, क्योंकि 1 - 1 0 हो जाता है। चलिए बच्चों हम लोग के पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। लिखा है इन एन एटम, ये बच्चों क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे।
ध्यान से देखिए, इसमें बच्चों लिखा है इन एन एटम ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का भाई रिप्रेजेंटेशन देखें, अभी मैं चिल्ला चिल्ला के बता भी रहा हूं लेकिन आप ध्यान नहीं देंगे, फिर बाद में आप ऐसे लिखेंगे एल्यूमिनियम को, आप लिखेंगे ये एल्यूमिनियम है, आप 13 ऊपर लिख दोगे 27 नीचे लिख दोगे, तो ये गलत हो जाएगा। तो सबको याद रहना चाहिए बच्चों को कि भैया 13 को नीचे लिखना है और 27 को ऊपर लिखना है, ठीक। इन एन एटम एल्यूमिनियम द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स का बच्चों मतलब क्या होता है? न्यूक्लियॉन्स का मतलब होता है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का सम। देखिए भाई, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स का मतलब क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स का सम। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स मतलब वो मास नंबर ही है। तो आप ऐसे लिख लीजिए अगर आपको कंफ्यूजन है कि भाई कि जो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है, जो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है वो बच्चों किसके बराबर होता है? सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ये बच्चों आपको याद रखना होगा, ठीक है। तो बच्चों बताएंगे कि एल्युमिनियम में कितने न्यूक्लियॉन्स होंगे? बताइए भाई तैविशी, एल्युमिनियम में कितने न्यूक्लियॉन्स होंगे? 27। और क्या 27 होंगे, क्योंकि एल्युमिनियम का मास नंबर कितना होता है? 27 होते हैं। तो मासी नंबर क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही तो होता है, उसी का समी तो होता है मास नंबर। तो बच्चों एल्युमिनियम का आप बताइए कि उसमें न्यूक्लियॉन्स कितने होंगे? 27। और बच्चों 27 देखो ऊपर दिया भी है, ठीक है ना। तो 27 ये देखो लिखा भी है। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट आ जाता है द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैल्शियम। सोच के बताइए कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? तो ये तो काफी आसान सा काम है। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर बच्चों कितना है? 20 है। और 20 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं? पहली शेल में दो, फिर 8 से ज्यादा आ नहीं सकते, फिर 8 से ज्यादा आ नहीं सकते, तो 2,8,8,2। तो ये हो गया कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं द अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम आर कॉल्ड। अब कहोगे सर ये तो काफी आसान हो गया ना, आपका 2,8,8,2 भी हो गया, 2 भी हो गया, तो सिर्फ न्यूक्लियर ही बचा है। तो बच्चों जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं उनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स होते हैं उसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर फोर्स। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, न्यूक्लियर फोर्स अगर किसी से पूछो कंफ्यूज हो जाएगा। भाई न्यूक्लियस के अंदर क्या है? न्यूक्लियस के अंदर है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। तो बच्चों न्यूट्रॉन्स न्यूट्रॉन्स के बीच में तो कोई ना अट्रैक्शन होगा ना रिपल्शन होगा, क्योंकि वो न्यूट्रॉन न्यूट्रल होते हैं। लेकिन बच्चों न्यूक्लियस के अंदर है क्या? प्रोटॉन 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 तो भरे ही हैं। तो प्रोटॉन्स के बीच में कैसा होना चाहिए? अट्रैक्शन की रिपल्शन? बताओ तविश। रिपल्शन। रिपल्शन, क्योंकि प्लस और प्लस के बीच में क्या होगा? रिपल्शन होगा। लेकिन बच्चों इस रिपल्शन के बाद भी न्यूक्लियस अनस्टेबल नहीं रहता, न्यूक्लियस स्टेबल ही रहता है। याद रखिएगा, इस रिपल्शन के बाद भी न्यूक्लियस अनस्टेबल नहीं होता, वो स्टेबल रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि बच्चों प्रोटॉन्स के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उनके मासेस की वजह से वो इस रिपल्सिव फोर्सेस से ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस क्या होता है? स्टेबल हो जाता है। क्योंकि बच्चों आपको दो तरह के फोर्सेस होते हैं। एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस जो चार्जेस के बीच में पड़ते हैं। प्रोटॉन और प्रोटॉन क्या है? चार्जेस तो हैं ही। तो उनके बीच में लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो उनके बीच में लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स से कम होता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस में स्टेबिलिटी बनी रहती है। और न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स के बीच में जो रिपल्शन फोर्सेस होते हैं इन फोर्सेस को हम लोग न्यूक्लियर फोर्स के नाम से भी जानते हैं। तो बच्चों मैंने आपको इसमें एक नई नई बातें भी बताई कि भैया कि न्यूक्लियॉन्स के बीच में, जैसे यहां पर क्या है? न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स है तो कोई लेना देना है नहीं, उस पे तो जीरो हो गया क्योंकि न्यूट्रल होते हैं। लेकिन प्रोटॉन्स के बीच में तो प्लस प्लस चार्ज में रिपल्शन है ना, फिर कैसे न्यूक्लियस स्टेबल है? तो वो इसलिए स्टेबल है क्योंकि वहां पे जो न्यूक्लियर फोर्स होता है वो वीक पड़ जाता है एज कंपेरिजन टू ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे होता है? वो दो मासेस के बीच में पड़ता है। और न्यूक्लियर फोर्स किसके बीच में पड़ता है? दो चार्जेस के बीच में पड़ता है। तो ये बच्चों बात क्लियर होना चाहिए। तो बच्चों मैंने अभी 4.2 में
आपको 1 2 3 4 5 ये सारी चीजें बताई, और आपको ये पता होना चाहिए कि न्यूक्लियॉन्स का मतलब होता है न्यूक्लियस में प्रेजेंट प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स। मास नंबर का मतलब होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम। और एटॉमिक नंबर का मतलब होता है कि एटॉमिक नंबर जितना एलिमेंट का होता है उसमें उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं और उतने ही इलेक्ट्रॉन्स। तो बच्चों ये एक्सरसाइज 4.2 का पहला क्वेश्चन मैंने अभी आपके साथ किया। समझ में आया? बी वाला क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। तो बच्चों चलो बी वाले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। बी वाले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? लिखा है स्टेटमेंट्स गिवन बिलो आर इनकरेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट स्टेटमेंट। तो तविशी पहला स्टेटमेंट पढ़िए जरा, क्या लिखा है, वो ट्रू है कि फॉल्स है, आप हमको जस्टिफाई करके जल्दी बताइए। सर फॉल्स है, क्योंकि लिखा है कि 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं एम शेल में, बट होते 18 है। अच्छा हाँ, ये तो अभी बताया था कि के शेल में 2 होते हैं, एल में कितने होते हैं, 8 होते हैं, फिर 18 होते हैं, फिर 32 होते हैं। तो ये के एल एम हुआ, तो एम शेल में 8 का होते हैं, 32 होते हैं, तो ये कैसा स्टेटमेंट हो गया? फॉल्स। ठीक। दूसरा वाला पढ़ो भाई, ट्रू है कि फॉल्स है? ये आ गया पूरा। सर ये भी फॉल्स है, क्योंकि लिखा है क्योंकि सेम आइसोटोप सेम एलिमेंट के होते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स। अच्छा, इसमें लिखा है द एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर नोन एज आइसोबार्स। लेकिन इसने क्या लिखा है? इसने तो भाई आइसोटोप्स लिख दिया है। ये आइसोटोप्स की डेफिनेशन नहीं है, ये तो आइसोबार्स की डेफिनेशन है। तो ये फॉल्स हो गया। तो जिन बच्चों को आइसोटोप्स की डेफिनेशन नहीं पता वो मैंने बताई थी, और आइसोबार्स की डेफिनेशन बच्चे यहां पे लिखी है। तो आइसोबार्स की डेफिनेशन आप प्लीज इसी स्टेटमेंट से अभी याद कर लीजिएगा। ठीक है ना? आइसोटोप्स में कहते हैं द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, आइसोबार्स में कहते हैं द एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट। ये लाइन कहना बहुत ही जरूरी है। तीसरा, तीसरे में लिखा है ड्यूटेरियम एन आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन हैज 2 न्यूट्रॉन्स इन इट्स न्यूक्लियस। क्या ये सही है? नहीं, ट्रू है? फॉल्स है। फॉल्स है। इसमें लिखा है ड्यूटेरियम एन आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। हम देख लेते हैं ड्यूटेरियम कहाँ है। ये बच्चों ड्यूटेरियम है, ड्यूटेरियम को, ये है ड्यूटेरियम। बच्चों आओ उससे हम लोग परिचय लेते हैं। इसका मास नंबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स। तो मास नंबर है 2 प्रोटॉन है 1, तो न्यूट्रॉन कितना आया? 1 आया। ये क्या कह रहा है? हैज 2 न्यूट्रॉन्स, 2 कहाँ है? 1 है। अरे ये कैसे ट्रू फॉल्स है, सभी फॉल्स हैं क्या? स्टेटमेंट्स। अरे ये तो कह रहा है करेक्ट स्टेटमेंट भी लिखने हैं। अरे ये ट्रू फॉल्स थोड़ी नहीं है, ये सारे ही फॉल्स हैं। आपको इनका करेक्ट स्टेटमेंट लिखना है, तो करेक्ट स्टेटमेंट में क्या लिखोगे कि यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन हैं? कितने? 18। 18। तो करेक्ट स्टेटमेंट तो लिखवाया ही नहीं। इसमें क्या होगा करेक्ट स्टेटमेंट? आइसोबार्स। इसमें क्या होगा बताइए, नहीं पा रहे हो, अभी तो बताया। 2 की जगह क्या लिखना होगा? 1। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पोटेशियम। तुम कहोगे ये तो सर पूर्णता ही गलत है, इसको काट देते हैं। 2,8,8,1 हो गया। कितना आसान था। हीलियम अ नोबल गैस हैज 8 एलिमेंट्स इन विच वैलेंस शेल। हाइड्रोजन हीलियम, इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है, तो 8 इलेक्ट्रॉन कहां से आ जाएंगे? क्या होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स। सारे स्टेटमेंट्स को मैंने करेक्ट कर दिया। तभी से ये सब क्लियर है बेटा? यस सर। ओके। तो बच्चों अभी मैंने सिर्फ ज्यादा काम नहीं किया है, सिर्फ आपके साथ अभी 2 ही क्वेश्चंस का डिस्कशन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्यारे बच्चों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन धुंधला दिखाई दे रहा लेकिन फिर भी पढ़ने का प्रयास करते हैं। धुंधला धुंधला। चलिए सी वाला पार्ट। क्या लिखा है? एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। इसको तो पढ़ पढ़ के पक गए। इसका नाम होगा आइसोटोप्स। जाओ। एन आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन
ड्यूटेरियम। क्या है? ड्यूटेरियम। पहुंच गया। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल ऑफ एन एटम 8। इज 8। चलो, और कोई ऑप्शन ही नहीं है तो 8। द लाइटेस्ट नोबल गैस हीलियम। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फास्फोरस 285। बड़ी जल्दी कंप्लीट हो गया। तो बच्चों, ये सांप सीढ़ी का खेल बड़ी जल्दी कंप्लीट हो गया। अब बच्चों आए हैं ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन, जिसको बताना है सारे ट्रू फॉल्स। हमारे सामने एक बच्ची बैठी है, वो हमको सारे ट्रू फॉल्स बताएगी। बेटा बताओ जल्दी से। पहले पहले क्वेश्चन पढ़ो, क्या लिखा है, फिर बताओ। फॉल्स। चलिए बच्चों, पहला स्टेटमेंट निकल के आया है फॉल्स। चेक करते हैं। हीलियम इज ओनली गैस विच हैज टू इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल। ये ट्रू है कि फॉल्स है? क्या कोई और सी गैस हो सकती है जिसमें दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? हाँ भाई। तविशी, ये ट्रू है कि फॉल्स है? सर ट्रू है। ट्रू है। ये कह रही फॉल्स है, तुम कह रही हो ट्रू है। तो ठीक है, पढ़ लेते हैं दोबारा। कह रहा हीलियम इज ओनली द गैस व्हिच हैज टू इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल। तो तुमने बेटा फॉल्स बोला, तो तुम दूसरी गैस का नाम बताओ जिसमें दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो दूसरी गैस बताने में अभी ये नाकामयाब है, इसीलिए इसका आंसर जो है वो ट्रू रहेगा। ओके, नेक्स्ट। जल्दी बताओ, ट्रू है कि फॉल्स है? पहले क्वेश्चन तो पढ़ो। क्वेश्चन भी नहीं पढ़ दियो ना, पहले मुंह से बोल के क्वेश्चन पढ़ो सही से। पढ़ो। अभी पढ़ रही हूँ। मन में नहीं पढ़ना है, मुंह से बोल के पढ़ो। Pseudo-Levsat element target has mass number of 6 and atomic number 12. Atomic number ऊपर आता है इसके। जैसे ही बोलेंगे पास तो पास हो जाएगा। तभी इसी तुमको बताना है ये ट्रू है कि फॉल्स है। तो फॉल्स है। फॉल्स है, क्योंकि बच्चों हमने पहले ही बता दिया था कि कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 6 है और मास नंबर कितना है, 12 है। तो उन्होंने बच्चों उल्टा लिख दिया है, तो ये फॉल्स हो गया तुरंत। चलिए नेक्स्ट। 8 electrons. 8 shell. तो पास। चलो तविशी, थर्ड वाले का आंसर बताओ। फॉल्स। फॉल्स। क्योंकि बच्चों मैंने अभी आपको बताया कि किसी भी शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2n² होते हैं। तो k क्यों होती है, उसमें n इज इक्वल टू 1 जाता है, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 इंटू 2 2 होगा। तो 8 नहीं होंगे, 2 होंगे, तो ये स्टेटमेंट हो गया फॉल्स। चलो नेक्स्ट बताओ बेटा। फॉल्स। नेक्स्ट आया फॉल्स, पढ़ लेते हैं। द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन एन एटम ऑफ क्लोरीन इज 17। तो बच्चों मास नंबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। मास नंबर कितना है, 37। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर बच्चों कितना है, 17 प्लस न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन हो गया बच्चों 37। नहीं 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 नहीं। 37 इज इक्वल टू 17। हाँ सही तो लिखा है। न्यूट्रॉन्स निकालना है ना, हाँ न्यूट्रॉन्स निकाल लेते हैं। 37 माइनस 17 कितना आया, 20 आया। तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। यहाँ तो 17 लिखा है। तो अब जो है इस बच्ची का सही हो गया स्टेटमेंट, ये फॉल्स ही इसने बताया था। चलिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑल आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट इज डिफरेंट। ट्रू और फॉल्स? चलिए चेक कर लेते हैं। पास। तबिशी, ये ट्रू है कि फॉल्स? सो फॉल्स। फॉल्स। देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑल आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट इज डिफरेंट। देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बच्चों किससे लिखा जाता है,
एटॉमिक नंबर से लिखा जाता है। तो देखिए, एटॉमिक नंबर तीनों के बच्चों सेम है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सेम होगा, है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होगा, लेकिन ये कह रहा है कि जितने भी आइसोटोप्स हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होता है। तो बच्चों ये फॉल्स होगा, ट्रू नहीं। क्या है? फॉल्स। क्योंकि बच्चों एटॉमिक नंबर सारे आइसोटोप्स का सेम होता है। अगर एक का एटॉमिक नंबर 5 होगा तो सभी के 5 होंगे। तो एटॉमिक नंबर अगर सेम है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होगा, वो डिफरेंट नहीं हो सकता। तो ये बच्चों ये वाला स्टेटमेंट वो फॉल्स। चलो भाई, तविशी पहले वाले का आंसर बताओ क्या होगा। ABCD टिक करना है। सर डी। हम्म। डी। देखते हैं। फोर्थ वाला। द आइसोटोप्स ऑफ अ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, बिल्कुल सही बताया। डी पार्ट। सेकंड वाला बताएगी, तुमको बताना है बेटा, अभ्यास में। बी पार्ट। बिल्कुल सही बताया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करता है, और 11 को लिखेंगे 281, तो बी पार्ट एकदम सही। चलिए, तो तविशी नेक्स्ट वाला थर्ड वाला तुमको बताना है। सर थर्ड वाला सी होगा। With the exception of helium, all noble gases have dash electrons in their valence shell. कह रहा है भैया हीलियम को छोड़ करके, क्योंकि हीलियम में तो दो होते हैं, बाकी सभी नोबल गैसेस में, यानी इनर्ट गैसेस में जो सबसे लास्ट ग्रुप में होती है 18 ग्रुप में, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, ये कह रहा है कि उनमें वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो तुम अभी ज्यादा तो जानते नहीं हो, तो तुम कहोगे वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 होंगे। सही बताया। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एल शेल बताओ। KL 2 का स्क्वायर, हाँ 8, अब की बात से सही बताया। हाँ, नेक्स्ट तविशी को बताना है, फिफ्थ नंबर तविशी आपको आंसर करना है। सर सी। The atoms of the same element having different physical properties but same chemical properties are called। यार ये क्या होता है, जल्दी से डेफिनेशन पढ़ो। आइसोटोप्स। बच्चों एलोट्रोप्स क्या होते हैं? एलोट्रोप्स बच्चों आपने नाम सुना होगा, कार्बन के एलोट्रोप्स होते हैं। कार्बन एलिमेंट तो कार्बन ही होता है, लेकिन उसके 3 फॉर्म्स बन जाते हैं, जिसका नाम होता है डायमंड, ग्रेफाइट, बकमिंस्टर फुलरी। तो ये क्या है? कार्बन के 3 एलोट्रोप्स होते हैं, है ना। ये तीनों एलोट्रोप्स किससे बनते हैं? कार्बन से ही बनते हैं। कार्बन क्या होता है? नॉन मेटल भी होता है, लेकिन इसके जो एलोट्रोप होते हैं उसमें से एक एलोट्रोप मेटल की तरह काम करता है, जिसका नाम होता है ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट किससे मिलके बना होता है? कार्बन की तरह से। कार्बन नॉन मेटल है, तो ग्रेफाइट को भी नॉन मेटल होना चाहिए, लेकिन नहीं होता है, वो मेटल होता है। क्या कह रहा है? एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, तो कार्बन के 3 एलोट्रोप्स हो गए, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज बट सेम केमिकल प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड। तो बच्चों इसमें जवाब जा रहा है कि A B C और डी में से आपके पास डाउटफुल हो रहा है कि आप ए पर टिक करें कि डी पर टिक करें। बेटा सोच के बताओ क्या सही आंसर है। गूगल पे चेक करो, जल्दी से चेक करो। आंसर लिखे होंगे ना इसके, चेक करो। लिखे नहीं आंसर इसके? तो एलोट्रोप्स है लिखा हुआ है इसमें? नहीं है बुक में? तविशी बेटा गूगल यूज करो और सोच के बताओ कि इसका सही आंसर है A C की डी। सारे बच्चे अपनी पूरी ताकत लगाएं और हमको बताएं, क्योंकि आपकी बुक्स में भी ये लिखा हुआ है और एज इट इज हर जगह लिखा भी हुआ है। तो बच्चों मैंने अभी आपकी जानकारी के लिए आपको बताया कि भाई कार्बन के 3 एलोट्रोप्स होते हैं। अमूमन आप किसी से भी पूछोगे वो 2 ही एलोट्रोप बताएगा, लेकिन कार्बन के 3 एलोट्रोप्स होते हैं। एक होता है डायमंड, एक होता है ग्रेफाइट, और एक होता है बंक मिस्टर फुलरी।
फुटबॉल की तरह इसका शेप होता है, 52 कार्बन से मिलकर के बनी होती है। और बच्चों डायमंड जो होता है ना, हमारी अर्थ का सबसे ज्यादा हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस होता है। डायमंड को आयरन कटिंग में भी यूज करते हैं। तो क्या आंसर आया बेटा? सर आइसोटोप्स ही होगा, सिर्फ आइसोटोप। आइसोटोप्स। आइलोट्रोप्स नहीं क्योंकि होंगे। हाँ, बताती रहो बेटा। अगर डायमंड और ग्रेफाइट की क्या केमिकल प्रॉपर्टीज सारी सेम होंगी, सारी नहीं, सेम होंगी। सब अलग अलग होती हैं हाँ तो फिर तो आइसोटोप्स होगा। भाई। फिजिकल प्रॉपर्टीज में देखो ना, एक मेटल एक नॉन मेटल है, तो डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज तो हो ही गई, है ना। केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है कि नहीं वो चेक करना पड़ेगा। तो तुमने बेटा कहाँ से चेक किया? गूगल। तो गूगल क्या कह रहा है, आइसोटोप्स। हाँ। यस, तो इसका सही आंसर है आइसोटोप्स। तो बच्चों इस क्वेश्चन का सही आंसर आइसोटोप्स ही है। तो आपको याद रखना होगा, एलोट्रोप्स के बारे में मैंने आपको जानकारी काफी दे दी, लेकिन कम से कम आप ये जरूर याद रखिए भैया कि पीरियोडिक टेबल में कार्बन एलोट्रोपी शो करता है, जिसके 3 एलोट्रोप्स होते हैं, डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिंस्टर फुलरी। तो बच्चों इसका सही आंसर आइसोटोप्स ही है। तो ए, सी और डी में डाउट था, तो इसका सही आंसर सी पार्ट है। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों सेम केमिकल प्रॉपर्टीज तो हो ही नहीं सकती ना, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज कहाँ सेम होती है डायमंड और ग्रेफाइट, ठीक है ना। डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, काफी हाई होता है, जल्दी मेल्ट नहीं हो पाएगा। चलिए भाई, हो गए। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जवाब देना है। राइट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो बच्चों आपको प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं, सभी में। जल्दी जल्दी बताते जाइए भाई, पहले वाले में क्या होगा आंसर? तो पहले वाले में आंसर कहोगे सर जो प्रोटॉन है वो 10 है, और सर जो इलेक्ट्रॉन है वो भी 10 है, और सर जो न्यूट्रॉन होता है वो होता है 20 - 10, तो सर वो भी 10 हो गया। कितना आसान हो गया। फ्लोरीन पे आते हैं। फ्लोरीन में प्रोटॉन है 9। सारे बच्चे ध्यान देंगे, फिर से स्क्रीन को ओपन करते हैं। प्यारे बच्चों स्क्रीन को मैं दोबारा ओपन कर रहा हूं, जस्ट वेट। हाँ बच्चों नेक्स्ट, फ्लोरीन में कितने हैं? 9। न्यूट्रॉन कितने हैं? 10। 19 - 10, 10। और इलेक्ट्रॉन बेटा 9। बहुत बढ़िया। एल्यूमिनियम की बारी आ गई। प्रोटॉन 13, इलेक्ट्रॉन 13, न्यूट्रॉन 14। बहुत बढ़िया। प्रोटॉन 19, इलेक्ट्रॉन 19, और न्यूट्रॉन्स 20। कितना आसान था बच्चों। हमें लगता है इसमें आगे कोई एक फंसाने वाला क्वेश्चन दे दिया होगा होगा उसमें फंस जाओगे, लेकिन दिया नहीं गया है। लेकिन मैं आपसे अलग से पूछता हूं। तविशी तुमको यहीं पे ध्यान देना है और उनको सोच के बताना है कि Al+3, सारे बच्चे ध्यान देंगे अब यहां पर। आप लोगों को बताना है कि Al+3 में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स तीनों बता दीजिए कितने होंगे Al+3 में। प्रोटॉन भी बताने, इलेक्ट्रॉन भी बताने, न्यूट्रॉन भी बताने। देखो बच्चों यहां पर अब आपको ध्यान देना होगा। मैंने Al+3 लिख दिया है, आपको उसमें प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन्स बताने हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे स्कूल में भी पूछा जाएगा, और ये आपका गलत हो जाएगा, इसलिए आप इसको अभी बता करके जाइए। हाँ, मान लीजिए आपने एटॉमिक नंबर ही नहीं याद किए, तो वो हम बता देते हैं कि एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर जो होता है वो 13 होता है। ठीक, 13 होता है। 13 होता है। ठीक। तविशी बेटा जल्दी बताओ, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन 13, न्यूट्रॉन 14 और इलेक्ट्रॉन 10। चलिए बच्चों देखते हैं। बच्चों सबसे पहले
इलेक्ट्रॉन्स 13 होगा, न्यूट्रॉन्स 14। 13 13 14। चलिए हमारी बात सब समझिए बच्चों। यहाँ पे जैसी प्लस चार्ज टीचर देता है तो आपको ये अपने मन में तुरंत चिल्ला के कहना है कि प्लस चार्ज या माइनस चार्ज आने से इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कम या ज्यादा होती है, प्रोटॉन्स की संख्या पे कोई असर नहीं पड़ता है। प्रोटॉन उतना ही होता है जितना एलिमेंट का एक्चुअल एटॉमिक नंबर होता है। ये बात आपको ध्यान देनी होगी। तो बच्चों प्लस और माइनस चार्ज आने से इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कम या ज्यादा होती है, प्रोटॉन्स की संख्या पे वही रहती है जो उसका एटॉमिक नंबर था। तो बच्चों प्रोटॉन्स तो 13 ही होंगे जैसा कि आपने बताया। और बच्चों प्लस चार्ज आने से इसके इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, इसने अपने एक इलेक्ट्रॉन्स किसी को दिए हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए उसके ऊपर +3 आ गया। और इलेक्ट्रॉन्स देने पर उसके पास अब इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 10। और बच्चों मास नंबर जो होता है वो होता है प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स के बराबर, तो वो हो जाएगा 13 - 13। नहीं नहीं, कितना होता है बेटा मास नंबर? 27। 27 इज इक्वल टू प्रोटॉन 13, न्यूट्रॉन 27 - 13, कितना आया? 14। तो ये है बच्चों। तो प्यारे बच्चों आपको पता आना चाहिए प्लस चार्ज आने से इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कम या ज्यादा रहती है, प्रोटॉन्स वही रहते हैं जो एक्चुअल उसका एटॉमिक नंबर होता है। और प्लस चार्ज आने से इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाते हैं, माइनस चार्ज आने से इलेक्ट्रॉन गेन हो जाते हैं, तो वो ज्यादा हो जाते हैं। अगर यहाँ -3 होता तो इलेक्ट्रॉन्स इसके बढ़ जाते हैं, है ना। वो क्या हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स इसके बढ़ जाते हैं, यानी कि 13 से कितने हो जाते, 16 हो जाते हैं, क्योंकि पहले तो 13 ही थे। इस बात से आपको बच्चों रूबरू होना पड़ेगा। ये क्वेश्चन ही स्कूल के टीचरों का फेवरेट क्वेश्चन है, जहां पर आपके दिमाग में ये किसी ने बैठा दिया होगा कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हमेशा बराबर होते हैं, वहां से आपका ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हमेशा बराबर होते हैं, लेकिन कब होते हैं, जब कोई भी चार्ज ना हो। ठीक, समझ में आ गया? चलिए दूसरा क्वेश्चन। अरे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ रहा है, पगला है क्या? इतना तो हम कर ही लेंगे। चलो जल्दी से लिख दो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या लिखेंगे बेटा 11 का? 2,8,1। कितना आसान था। नाइट्रोजन का, अरे 2,5। उसके बाद सिलिकॉन का 2,